नमस्कार, भारत 24 पर दहाड़ देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आयुष सूर्यवंशी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पहले दिन से लेकर आज तक हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार ने वक्फ संशोधन के खिलाफ विपक्षी पार्टियों की गोलबंदी को देखते हुए सबसे पहले इसे जेपीसी को भेजा। इसके बावजूद संसद में आने वाले संशोधन विधेयक को लेकर सियासी और मजहबी शोर जारी है। हाल ही में AIMPLB ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में विपक्षी दलों के नेता भी पहुंचे, समर्थन जाहिर किया था। और अब एक बार फिर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक अपील की है कि जुमे की नमाज के वक्त मुस्लिम नेता और धार्मिक संगठनों ने काली पट्टी बांधकर वक्फ के खिलाफ विरोध में हिस्सा लिया। हाल में जो आखिरी जुमा था, अलविदा का जुमा था। इस विरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि संसद के इसी सत्र में वक्फ विधेयक पेश होगा। मतलब सरकार की मंशा साफ है कि चाहे जो हो जाए, सरकार इस विधेयक को संसद में पास कराएगी। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया कि चाहे जितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े, वक्फ संशोधन बिल को पास नहीं होने दिया जाएगा। वैसे तो नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू और जयंत चौधरी को जिम्मेदार बता रहे हैं। वैसे कहते हैं कि अगर ये नेता, ये पार्टियां अपना समर्थन खींच लें तो सरकार वक्फ संशोधन को कभी ला ही नहीं सकती। तो क्या संसद में एक बार फिर से धर्म के नाम पर धर्म युद्ध छिड़ेगा या फिर सियासी हंगामा खड़ा करना ही मकसद है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले नेताओं के बयान सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। वक्फ बिल पे लगातार मुस्लिम नेता मुस्लिम समाज को झूठ बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। अल्लाह भी इनको माफ नहीं करेगा। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा। मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को वक्फ को खत्म करने का, उनकी तायीद करके। समाजवादी पार्टी को चाहे जितनी कुर्बानियां देनी पड़े, हमारे नेता भी अखिलेश यादव जी को चाहे जितनी भी झेलना पड़ेगा, लेकिन इस बिल को हम लोग अपना बस रहते कभी पास नहीं होने देंगे। ये हम आपको यकीन और भरोसा दिलाते हैं। आप सबकी दुआओं से और आप सबकी मेहनत से समाजवादी पार्टी आज इस हैसियत में है, आपकी कृपा से, आपकी दुआओं से, कि संसद को चैन से नहीं चलने देगी अगर संसद में जबरदस्ती बिल आएगा। तो आज की दहाड़ शुरू करें उससे पहले उन सवालों का रुख करते हैं जिनके इर्द गिर्द ये चर्चा रहने वाली है। नो इफ नो बट, संसद में वक्फ संशोधन बनेगा हकीकत। संशोधन को अमित शाह की हरी झंडी, वक्फ पर विपक्ष की गोलबंदी। वक्फ संशोधन से मुसलमानों को फायदा या नुकसान? वक्फ पर कौन सच बोल रहा है, कौन फैला रहा झूठ? संसद में धर्म पर धर्म युद्ध, कौन जीतेगा सियासी युद्ध? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और अपनी खास मेहमानों का तारुफ आपसे करा दें। रत्नाकर सिंह जी, नेता बीजेपी के, ज़ेबा खान जी, प्रवक्ता कांग्रेस से, कपिल श्रीवास्तव जी, एडवोकेट, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, कुंवर अजय सिंह जी, प्रवक्ता JDU से, हाफिज नूर अहमद साहब, मुस्लिम स्कॉलर, और डॉक्टर सुनील कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल रत्नाकर जी आपसे ही है, अपने सहयोगी दलों को क्या आपने बिल समझा दिया है? क्यों चंद्रबाबू नायडू को कहना पड़ा कि हम वक्फ की संपत्तियों का सुरक्षा करेंगे, हम उसको सुरक्षित रखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वक्फ संशोधन बिल जो ला रही है सरकार, उसके बारे में सारे लोग जरा ध्यान से उसको पढ़ें और समझने की कोशिश करें। चंद्रबाबू नायडू ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। चंद्रबाबू नायडू ने यही कहा है कि वक्फ की संपत्तियों को कोई नुकसान नहीं करेगी सरकार। और ये संशोधन में भी कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि हम वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर रहे हैं या वक्फ की संपत्तियां हम छीन रहे हैं। ये क्या बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बैठ कर के लोग कि वक्फ संशोधन बिल नहीं हो करके ये संपत्ति छीनने का बिल हो गया, जैसा कि इन्होंने बरगलाया सीए में यही न कहा इन लोगों ने कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, आपके मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। हुआ क्या कुछ? सीए इस देश में भी लागू हुआ और किसी की नागरिकता गई क्या? बल्कि जो विदेश में बैठे हमारे अल्पसंख्यक भाई थे उनको नागरिकता देने का काम किया गया। और यही देखिए आयुष जी, इस बार भी किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड जो बना था उसका उद्देश्य यही था
कि गरीब बेवाओं, मजलूमों, यतीमों को हक दिलाने के लिए, उनको सहायता प्रदान करने के लिए यह वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। लेकिन कुछ लोगों ने, जो कांग्रेस पार्टी ने असीमित शक्तियां उसमें दे दी, उसका गलत दुरुपयोग करके और जमीनों पे कब्जा करना शुरू कर दिए और जमींदारी शुरू करना कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये जो गलत तरीके से इसको प्रयोग में लाया जा रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए और उसका उपयोग जो है सही तरीके से जिस जरूरतमंद को है, पासमानदा मुसलमानों को है, उसके लिए किया जाए। और ये सरकार कर रही है, वही तो कर रही है। हम वक्फ की संपत्तियों को नहीं छीन रहे हैं, जो भी दान में दी हुई संपत्तियां हैं उसको छीनने का काम नहीं किया जाएगा। लेकिन इलीगल प्रॉपर्टीज जो गवर्नमेंट की है उसको तो निश्चित रूप से वापस लिया जाएगा ना। ये कोई इन लोगों ने जो कब्जा करके रखा है गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, वो तो सारी चीजें लिया जाएगा। और देखिए, आज जितने भी विपक्षी पार्टी यहाँ पे बैठे हैं, मैं सारे लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, वो मुझे एक एक पॉइंट बताएं कि किस मुद्दे पे वो विरोध कर रहे हैं। इनको विरोध करने का कोई औचित्य ही नहीं है। अपितु ये जो है हक देने के लिए बिल लाया जा रहा है, हक छीनने के लिए ये बिल नहीं लाया जा रहा है। लेकिन इनको क्या करना है? जनता को बरगलाना है, गुमराह करना है। इसलिए ये इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है जी, सुना आपने। बीजेपी का ये बड़ा आरोप है कि जिस तरह से सीए को लेकर बरगलाया गया, उसी तरह से भड़काने की कोशिश की जा रही है, अपीजमेंट की कोशिश की जा रही है, वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है। वक्फ संशोधन में कांग्रेस को किन पॉइंट्स पर आपत्ति है? देखिए, भाजपा जो है लगातार मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। देश की जनता को लगातार लूटा जा रहा है। बैंकों में कभी एटीएम फीस के नाम पे पैसे काटे जाते हैं, कभी मिनिमम बैलेंस के नाम पे पैसे काटे जाते हैं, कभी केवाईसी के नाम पर बैंकों में पैसे भरे जाते हैं, और कोई बड़ा पूंजीपति आता है, पूरे देश से पैसे लेता है, विदेशों में सेट हो जाता है। और देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी है, भूखमरी है, युवा बेरोजगार है, जो सबसे दहकता हुआ मुद्दा है। इन सभी मुद्दों से भटकाने के लिए वक्फ बोर्ड बिल को लाया जा रहा है और इस पर चर्चा की जा रही है, इसको मुद्दा बनाकर, ताकि जो देश की जनता है इनसे सही मुद्दों पर सवाल न कर सके। देखिए, मैं ये बोली हूँ, देश में सरकार के पास काम करने के लिए और विकास करने के लिए मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन सरकार सिर्फ उलझाना चाहती है और मुद्दों से डाइवर्ट करना चाहती है। सुनियोजित तरह का चाल है। कांग्रेस की सरकारों ने भी वक्फ को संशोधित किया है। 2013 में जब आपकी मनमोहन सिंह की सरकार थी तभी संशोधन हुआ, नरसिम्हा राव की सरकार में भी हुआ। देखिए, कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार जो संशोधन करती थी वो फायदे के लिए करती थी, वक्फ में सुधार के लिए करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नियत और इनकी क्या सोच है, उससे पूरा देश कोई भी अछूता नहीं है। ये सिर्फ एक तानाशाही है। किन पॉइंट्स पर आपको आपत्ति है ज़ेबा जी? कांग्रेस को आपत्ति है? मुझे हम कांग्रेस को क्या, आप हर जनता को आपत्ति है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नहीं, जनता, आम जनता को, जनता की आपत्तियों को कांग्रेस रिप्रेजेंट कर रही है। मुसलमान को भी आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी के टीका टिप्पणी करने पर, कानून बनाने पर, और किस तरह डीएम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इन सभी पर। आगे बस एक ही मकसद है, जो वक्त आएगा तो आप भी देखिएगा कि वक्फ के जमीनों को हड़प लेगी सरकार, और वक्त को कमजोर और खत्म कर देना मकसद है, ना कि भला करना। ये हमें पता है। ये ठीक वैसे ही है जो जैसे 3 काले कानून ला रही थी सरकार किसानों के वो फायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन किसानों को पता था कि उनका फायदा 3 काले कानून में नहीं है, इसमें फायदा सरकार का है और सरकार के मित्रों का है। इसी तरह वक्फ कानून में भी नुक्ताचीनी से इसमें वक्फ के और जो गरीब मुसलमान है जिनकी प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टी से जिनको फायदा होता है, उनका कोई फायदा नहीं है। ये सीधे भाजपा का तानाशाही है और सरकार हड़पना चाहती है। ठीक है कपिश भाई, समाजवादी पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है कि इस मुद्दे पर कुर्बानियों की भी जरूरत पड़ जाएगी? धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जो कुछ भी लगेगा हम लगाएंगे, अखिलेश यादव को जो भी झेलना पड़ा हम करेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है समाजवादी पार्टी को? कपिश जी। आयुष भाई, एक बात तो बहुत स्पष्ट है, अगर आप कानून लेकर के आ रहे हैं तो उस कानून का ड्राफ्ट को आपको पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए। हम लोग तो जान ही जाएंगे कि उसमें क्या है और क्या नहीं है। जो बरगलाने के लिए कह रहे हैं, मुझे आप बताइए किन बिंदुओं पे संशोधन आप कह रहे हैं? आप एक तरीके से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का रेगुलेटिंग अथॉरिटी बनना चाह रहे हैं।
फिर वक्फ क्रिएट करने का मकसद ही क्या रह गया? जो दो तरीके से वक्फ जो है वो पेश की जाती है, एक परमार्थ के कार्य के लिए और एक धर्मार्थ कार्य के लिए। उसको रेगुलेट करने के लिए मुस्लिम्स के अलावा उसमें हिंदुओं की क्या आवश्यकता है? अन्य धर्म के लोगों को भी आप बोर्ड में रखेंगे क्यों? जिला अधिकारी को पुनरीक्षण का अधिकार होगा, वो रिवोक करने की भी क्षमता रखेगा क्यों? जो ये कह रहे हैं कि वक्फ को जहां होता है वही कह देते हैं कि ये हमारी संपत्ति, इसको बेवकूफ बना रहे। भू बंदोबस्त अधिनियम लागू हुआ सन 1952 में। पूरे इंडिया की जितनी आराधियात हैं सबका नंबरिंग हो चुका है, सबकी मैपिंग हो सकी है, और संक्रमण एक जो संक्रमणीय एक के भूमिधर हैं उनकी खतौनी में नाम हो चुका है, और जो अंतरण से चढ़ करके आते हैं उस पर मालिक बनते हैं उनको खतौनी पे आप देख सकते हैं। कोई वक्फ ये कह ही नहीं सकता है कि कोई हम दूसरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेंगे और कहेंगे साहब हमारी प्रॉपर्टी तो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी। लेकिन कपीश भाई कई ऐसे केसेस हैं जहां पूरा का पूरा गांव जो है उस पर वक्फ में दावा करता है, एडवोकेट आपको ये बात कह रहा हूं, कोई मंदिर 500-600 वर्षों से है उस पर भी वक्फ के दावे वाले केसेस आए हैं। ऐसी खबरें भी आती रहती हैं, आपने भी सुनी होंगी। दावे के केस आते हैं, दावे के केस आते हैं, ट्रिब्यूनल बना हुआ है उसी के लिए। और मैं आपको दूसरी बात ये कह रहा हूं, और ट्रिब्यूनल भी न्यायालय ही होता है, अर्ध न्यायिक कार्य के लिए ट्रिब्यूनल्स का गठन होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि बोर्ड पर ही एक ट्रायल ट्रिब्यूनल है, तमाम तरह के ट्रिब्यूनल इस देश के अंदर काम कर रहे हैं। हर मसले को आप ले जाकर के जो है वो न्यायालय में ही ट्रायल कराना चाहते हैं क्या? और मुझे आप बताइए कि मुस्लिम के संपत्तियों का रेगुलेटिंग अथॉरिटी जो है वो जो है उसमें सदस्यों में उसमें हिंदू कैसे हो सकता है, उसमें क्रिश्चियन कैसे हो सकता है? आप बताओ, ये जेन्युइन है क्या? अल्पसंख्यकों के जो अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसको खत्म करने की साजिश कर रही है ये सरकार। ये दरअसल संविधान के विरुद्ध काम करने वाली सरकार है। ठीक है, ये धार्मिक आजादी देने वाली सरकार नहीं, तो कहती है कि भैया अब तुम अपने छत पर भी नमाज नहीं अता कर सको। कुंवर अजय सिंह जी, क्या जेडीयू के लिए संशय वाली स्थिति है क्या? वक्फ संशोधन अधिनियम विधेयक जो है उस पर कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि चुनावी वर्ष भी है, मुस्लिम वोट बैंक भी आपके सामने है। हालांकि जेडीयू लगातार इस पर सपोर्ट कर रही है बीजेपी को, लेकिन ओवैसी जैसे नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों को यह सवाल पूछना चाहिए कि ऐसे झंडा बरदार जो मुस्लिम वोट बैंक लेते हैं लेकिन विधेयक के समर्थन में खड़े हैं उनको वोट मत करिए। और जब आपकी इफ्तार पार्टी थी वहां पर भी कई सारे संगठन इसके विरोध में खड़े थे। आयुष जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को यह बतलाना चाहूंगा कि ओवैसी जैसे लोग और ये धर्मेंद्र यादव जैसे लोग, इन्हीं लोगों ने तो मुस्लिमों को तुष्टीकरण की नीति के तहत इनको बकरा बना रखा। वो मुस्लिम समझते ही नहीं, वो केवल अपना वोटर समझते हैं, वो अपना वोटर समझते हैं। अरे वक्फ का मतलब क्या होता है? वक्फ वाकई में दान की संपत्ति है, और किसी भी धर्म में जो दान की संपत्ति है वो गरीबों मजलूमों के लिए बनाई गई है, उनके हित के लिए। जिस समय उसकी गठन हुआ था उस समय गरीब मजलूमों बेवाओं के हित के लिए कार्य करती थी। आज ये प्रॉपर्टी डीलिंग की काम कर रहे हैं, और धर्मेंद्र यादव जैसे लोग वहां पहुंच कर कह रहे हैं जो भी कुर्बानियां देनी होगी हम देंगे। अरे तुम क्या कुर्बानी दोगे? किसे उल्लू बना रहे हो? उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का वोट लेने के लिए उल्लू किसे बना रहे हो? मुसलमान इतना उल्लू नहीं रह गया। वो दिन गए जब मुसलमानों को आप लोग उल्लू बनाते थे और गधा पकौड़ी खाता था। आज का मुसलमान एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर लेकर चल रहा है। उसे नीतीश की बिहार की गवर्नमेंट चाहिए जो विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है। देश में मोदी जैसे गवर्नमेंट चाहिए जो कंप्यूटर मुसलमानों के हाथ में दे रहा है और गरीबों मजलूमों शोषित वंचितों को समुचित न्याय दिला रहा है। अब वो दिन लद गए जब गधा पकौड़ी खाता था और यूपी में मुलायम सिंह की सरकार और दिल्ली में सोनिया जैसे डिक्टेटरशिप सरकार हुआ करती थी। अब वो दिन नहीं है। मुसलमान समझदार है, मुसलमान अपना हित जानता है। जब शुरू में पहला दान मोहम्मद साहब को
खालिद नाम के व्यक्ति ने अरब में दिया था, अपना 7 बाग दान में दिया था, और मोहम्मद साहब ने उससे गरीबों मजलूमों की सहायता किया था, उसमें उन्होंने खपत की थी। और आज वक्फ बोर्ड जो है एक स्वयं प्रॉपर्टी डीलर बन गया है। भाई क्या दिक्कत है? अगर कोई महिला, ठीक है कपिश भाई ओपनिंग कमेंट, ठीक कपिश भाई हो जाए एक बार उनको बोलने दीजिए। अगर मैं आऊंगा कोई कपिश भाई, महिला मैं आऊंगा। सदस्य, रुक जाइए कपिश भाई प्लीज, कपिश भाई मैं आऊंगा रत्नाकर जी बोलना चाह रहे थे, अभी बोलना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन एक बार ओपनिंग कमेंट्स हो जाने दीजिए। कोई महिला सदस्य अगर शामिल की जा रही है तो इनको क्या दिक्कत आ रहा है? ठीक है, अगर कोई गैर हिंदू, कोई गैर मुस्लिम अगर एक दो सदस्य शामिल किए जा रहे हैं, वो इन्हें क्या दिक्कत है? ठीक है ठीक है हिंदू धर्म में- अजय जी ठीक है, हो गया अजय जी। एक सेकंड मैं आऊंगा दोबारा आऊंगा, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। कुंभ का बागडोर इन्होंने स्वयं दिया था, आजम खां को इन्होंने कुंभ का बागडोर दिया। मैं आऊंगा उसी और पर, मैं इनको आऊंगा। दिक्कत आ रही कथनी का। हाफिज नूर अहमद साहब, अजहरी साहब, किस पॉइंट पर दिक्कत है? क्या मुसलमानों को भड़काया जा रहा है? एक तरफ बीजेपी ये आरोप लगा रही है मुसलमान टारगेट किए जा रहे हैं, जैसा विपक्षी पार्टियां कह रही है। आपका क्या पक्ष है इस पर? किस पॉइंट पर आपत्ति है? देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि भारत में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, मुसलमानों को ही गालियां दे करके, मुसलमानों को ही निशाना बना करके, मुसलमानों की संपत्तियों पर नजर डाल करके ही सत्ता में आई है। वो राम मंदिर की लड़ाई किससे थी? इनकी मुसलमानों से थी ना। और भी बहुत सारी जो लड़ाइयां आज ये लड़ रहे हैं देश में, मुसलमानों से लड़ रहे हैं ना। तो ये मुसलमानों के प्रति इनके अंदर जो नफरत है, जिस तरह से नफरत की बदबूदार राजनीति कर रहे हैं ये लोग, इस तरह से आज तक किसी ने इतनी खराब राजनीति नहीं की, जैसा कि मैंने अपनी उम्र में देखा है। और जो इतिहास बताता है वो भी यही है, संघ का और भाजपा का क्या है। जो वक्फ बोर्ड है, अभी नीतीश जी के पार्टी के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, वाकई मुसलमान जाग गया है। ये बात सही है आपकी, चूंकि मुसलमान समझ गया है कि हमने नीतीश जी को जब वोट दिया था, कई बार नीतीश जी ने धोखा दिया मुसलमानों को। मुसलमानों को वोट इसलिए नहीं दिया था कि वो जाएं और वक्फ बिल के समर्थन में हो जाएं, खड़े हो जाएं, इसलिए वोट नहीं दिया था कि वो भाजपा से हाथ मिला ले। मुसलमानों को ये इस बात का यकीन था कि नीतीश जी हमारे साथ में खड़े हुए नजर आएंगे, नीतीश जी हमारी फलाह के लिए करेंगे, काम करेंगे। लेकिन नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी की ताल में ताल मिला करके जिस तरह से काम कर रहे हैं, और मुसलमानों के जो लीडर अगर कोई बात बोल रहे हैं तो उनके प्रवक्ता उनको कोस रहे बैठे हुए। अरे आप बताइए, आप कब बदल जाए, कब आप कांग्रेस के साथ में चले जाएं? अभी आप कांग्रेस की जब खामियां गिना रहे थे सोनिया गांधी जी की, क्या उस दौर में आपका साथ नहीं था सोनिया गांधी जी के साथ में? तब तो आप भी शामिल थे, तब आप क्यों नहीं निकले थे उससे? उनका जो गठबंधन था, उनका जो अलायंस था, उससे आप क्यों नहीं बाहर आए थे? आप ये जनता को मूर्ख बना रहे हो। आप बिहार की जनता भी जान चुकी है कि नीतीश कुमार जो है वो सिर्फ ठग रहे हैं, और कब वो बदल जाए। इसीलिए देश उनको पूर्व नाम से हो गया मैं किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं आऊंगा अजय जी, मैं आऊंगा, मैं ठीक है हो गया ठीक है, मैं अजय जी आऊंगा, अजय जी प्लीज, मैं आऊंगा अजय जी, मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर सुनील, मेरा सवाल आपसे है, क्या है ये पोलराइजेशन है या तुष्टीकरण है? ये संभव नहीं। पोलराइजेशन है या अपीसमेंट है या सच में सुधार का मुद्दा है? ठीक है, हो गया अजय जी, हो गया, मैं आऊंगा प्लीज। हाँ देखिए, पहली बार तो संशोधन नहीं हो रहा है इस बिल में। एग्जैक्टली 2013 में जब असीमित अधिकार दिए गए, तब कोई व्यक्ति सड़क पे आया क्या? हाफिज जी को रिकन कर लीजिएगा। कोई व्यक्ति सड़क पे आया क्या? हिंदुओं ने उसका विरोध किया क्या? 1995 में संशोधन हुआ, हिंदुओं ने विरोध किया क्या उसका? सरकार ने जो उस समय उचित समझा वो संशोधन किए, कम से कम स्काइप किया। और इस समय जो संशोधन होने की सही करिए, हाँ बोलिए। जो इस समय संशोधन होने की चर्चा है, जो कपिश जी ने कहा कि अभी ड्राफ्ट तो तैयार हो, पब्लिक डोमेन में तो आए, लोगों के बीच तो आए, संसद के पटल पर तो रखा जाए। जब संसद के पटल पर रखा जाएगा तब उसमें समझ में आएगा कि वास्तव में किन बिंदुओं को लेकर के आपत्ति है। अभी एक हफ्ते से मैं देख रहा हूं लगातार डिबेट में, कोई भी नेता ये बताने के लिए अभी भी तैयार नहीं है किन बिंदुओं पर आपत्ति है आपको। गोलमोल सब बातें कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, डीएम को अधिकार दे दिए, इसको अधिकार दे दिए। कम से कम मुझे लगता है कि बिल आए संसद के पटल पर, चर्चा हो, और चर्चा होने के बाद
जब पास हो जाए तो ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने पास कर दिया तो आगे आने वाली सरकारें संशोधन नहीं कर पाएंगी। या तमाम बिल ऐसे हैं जो संसद में पास हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उनको परखा है, या तो माननीय उच्चतम न्यायालय के जो पैराग्राफ हैं, या तो उसमें वो उचित सेट नहीं हो पाए तो कैंसिल भी हुए हैं। तो ऐसा तो है नहीं अंतिम निर्णय है जो लोग कह रहे हैं कि हम कुछ भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं इस बिल के लिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या देश इस तरफ बढ़ रहा है, जो कपीश जी दूसरी बात कर रहे थे, दूसरी बात से मैं सहमत नहीं हूं। क्या मुस्लिम के अलावा हिंदू क्यों नहीं होंगे साहब उसमें मेंबर? फिर तो आप कहेंगे कि मुसलमानों के केस मुसलमान ही जज सुनेंगे, मुसलमानों के केस मुस्लिम अधिकारी ही सुनेंगे। ये किस तरफ देश ले जा रहे हैं? यदि वो मेंबर होंगे जिनको अधिकृत केंद्र सरकार करेगी या जो राज्य सरकारें करेंगी, का ऐसा तो है नहीं हर किसी को उठा के कर दिया जाएगा। निश्चित तौर से मुझे लगता है कि वो भी उसी परिदृष्टि में आते होंगे, उसी परिधि में आते होंगे जिनको मेंबर बनाया जाएगा। लेकिन आज आप ये देख रहे हैं, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता और सपा के प्रवक्ता दोनों बैठे हुए हैं। बड़ा ईमानदारी से मैं पूछ रहा हूं, क्या 11 साल में कोई ऐसा बिल मोदी सरकार लाई है जिसका आपने स्वागत किया हो, विपक्ष ने स्वागत किया हो? ये तो ठीक है, विपक्ष है, आप विरोध करेंगे और आपको देश का संविधान भी अधिकार देता है, विरोध करना चाहिए, सड़कों पे आके विरोध करना चाहिए और सरकार उसको समझाएगी। लेकिन ये बात मान के चलिए आयुष जी कि उस बिल में कोई भी खामी नहीं है। मैं पत्रकार होने के नाते यदि उसकी समीक्षा करूं, जो बातें पब्लिक डोमेन में लेकर के। रत्नाकर जी, यहाँ दो सवाल। जब भी आप कोई नया कानून बनाते हैं, स्टेक होल्डर से बात क्यों नहीं करते हैं? कृषि कानून पहले लाए, स्टेक होल्डर से बात आपने बाद में की, किसानों को समझाने की कोशिश बाद में की, आप कामयाब नहीं हुए। सीएए पे विपक्ष पर आपने दुष्प्रचार का आरोप लगाया, तो आप पहले बात करके प्रचार कर लेते, उसके बाद कानून लेकर आते। वहां पर भी वही मुद्दा दिखा कि स्टेक होल्डर से बात नहीं हुई। क्या वही गलती यहां पर हो रही है क्या? पहला सवाल। दूसरा सवाल, संशोधन जो विपक्षी सांसदों के थे जेपीसी में वो खारिज किए गए, वो फैक्ट है, तो फिर जेपीसी बनाने का मतलब क्या हुआ जब विपक्ष की बातों को सुनना ही नहीं था या उस पर संशोधन करना ही नहीं था? रत्नाकर जी, पहले मैं आपके पहले सवाल पे आता हूं प्लीज। आयुष जी, देखिए, हमने एक बाकायदे एक जेपीसी का गठन किया और जेपीसी जगदम्बिका पाल ने बहुत सारे राज्यों में, 25 से ज्यादा राज्यों में उन्होंने समितियों से, जो इनके तमाम समितियां हैं, उनसे आयमशुमारी किया गया और तकरीबन 1 लाख लोग जो है अपने व्यूज जो है उस पे ऑनलाइन पोर्टल पे भी दिए लोगों ने। तो तमाम लोगों से कंसल्ट करके और फिर एक निर्णायक स्थिति में पहुंचा गया, जेपीसी का रिपोर्ट बनाया गया जिसमें संशोधन के क्या पॉइंट्स है वो सारे तय किए गए। इनको करनी है राजनीति। जेपीसी में भी आपने देखा कि किस तरह से जब मीटिंग के लिए बुलाया जाता है तो ये वहां पे मीटिंग करके अपनी बातों को तो रखते नहीं, अपने तथ्यों को सिर्फ वहां पे हो हंगामा करते हैं और किसी तरह से वो मीटिंग जो है रद्द हो जाए, जिसका औचित्य है वो मीटिंग का वो खत्म हो जाए, ये इनका मंशा था। इनको तो दिखाना था कि हम मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी हैं, हम विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप आज भी बता दीजिए, मैं फिर से वही प्रश्न करना चाहता हूं, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं जो इस वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, ये 2-4 पॉइंट गिना देना कि किस किस पे आपत्ति है। अभी हमारे ये कपीश जी कह रहे थे कि इसमें मुसलमानों को रखने की क्या जरूरत है। अरे भैया, आप ही की सरकार ने कुंभ का जब मेला आयोजन हुआ था तो क्यों आजम खान को संयोजक बनाया था, जरा बता दीजिए। वो तो मंत्री है, क्यों बनाया था? वो उसी अनुभाग के मंत्री थे, उसमें कौन सी- मैं आऊंगा कपीश भाई, मैं कपीश भाई आता हूँ, मैं कपीश भाई आऊंगा, आपके पास आऊंगा। सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, उनकी बातों को सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। कपीश भाई सुन लीजिए, कपीश भाई सुन लीजिए, उसके बाद बोल लीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति भी करेंगे आप। दूसरा चीज मैं कह रहा था, दूसरा विपक्षी सांसदों का जो संशोधन वाला पॉइंट था वो खारिज किया। ठीक है, अजहरी साहब हिंदू धर्म के त्योहारों को हाईजेक कर रखा है इन्होंने। हिंदू धर्म के त्योहार किसी का कोई हाईजेक नहीं कर पाएगा, आप चिंता मत करिए, कोई त्योहार नहीं हाईजेक कर सकता। त्योहार लोग मनाते हैं, राजनीतिक दल नहीं मनाते। रत्नाकर जी, विपक्षी सांसदों के संशोधन वाले पॉइंट्स को कंसिडर क्यों नहीं किया? छोटा सा जवाब, फिर मैं कपीश जी के पास जाऊंगा। अजहरी साहब प्लीज। हाँ, रत्नाकर जी, मुझे अपनी बातों को
का मौका दीजिए, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी हाँ, और बहुत मुस्लिम अच्छा, मुस्लिम बोलिए, लीग वाले बोलिए, बहुत बोलिए। बड़ा आरोप लगा ठीक है, तो हमें भी ठीक है, उतना ठीक है, टाइम देंगे, अगर बात- explanation बात का को टाइम मैं- नहीं देंगे रत्नाकर जी तो बोलिए ना, बात हो जाए। बोलिए बोलिए। हाँ, मैं पूछना चाह रहा था कि ये क्यों भाई दूसरे समुदाय के लोग को संयोजक बनाते हैं हमारे कुंभ मेले में? वो तभी उनको दिखाई नहीं दिया। और दूसरी चीज, ममता बनर्जी से भी पूछ लेती, कई मंदिरों के ट्रस्ट में उन्होंने तो मुसलमानों को ट्रस्टी बना दिया है, तो वहां पे आपत्ति इन्होंने क्यों नहीं जताया? और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि वक्फ बोर्ड जो है ये सरकारी बोर्ड है भाई साहब, इसमें सरकार को अधिकार है कि वह महिलाओं को भी रखे कपिल भाई, मैं आता हूं। और अभी दूसरे तक तो कह रहे समुदाय थे के लोगों को भी सरकारी, रखे। अब वो सरकारी हो और गया। और और अब जो है सरकारी हो उसका गया। उद्देश्य अरे क्या टिर बात है पिर भाई? मत करो मौलाना, टिर पिर मत करो। अब ठीक है, मेरा बात सुनो ठीक पहले। है, अरे रत्नाकर जी तुम्हारे अपनी पास बात कोई रखिए, धक्का ही नहीं अपनी बात बोलने के रखिए, लिए। आप अपनी बात रखिए, ये अपनी बात करने रखिए, की आदत है अपनी बात बात करने की आदत है। अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। नहीं नहीं, अजहरी साहब वेट करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए। अजहरी साहब, अजहरी साहब, अजहरी साहब, अजहरी साहब, थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा सब्र प्लीज। इस बदतमीज आदमी को आप बीच में मत बोलिए, मेरी गुजारिश है, आप बोलिएगा अपनी बारी में, उनको बोलने दीजिए। अभी रत्नाकर जी आपकी आवाज नहीं आ रही, वैसे शायद टेक्निकल इशू है, फिर से कनेक्ट करते हैं। लेकिन कपीश भाई, क्या ये सच नहीं है जिसका आरोप बीजेपी लगा रही है कि आजम खान प्रभारी मंत्री थे, वो आजम खान जिनको समाजवादी पार्टी अयोध्या मंदिर मस्जिद आंदोलन के बीच से लेकर आई थी, चाहे वो जफर याब जिलानी हो, शफीकुर रहमान बर्क हो, आजम खान हो, ये ऐसे नेता रहे जो मंदिर मस्जिद विवाद से उभरे थे और उन तमाम को समाजवादी पार्टी ने वक्त वक्त पर कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली समर्थन दिया, कुछ को पार्टी में भी रखा। आजम खान का भी राजनीतिक उदय उसी दौर में हुआ और वही आजम खान प्रभार देख रहे थे कुंभ परिक्षेत्र का, क्या इफेक्ट नहीं है? दूसरा सवाल जो वरिष्ठ पत्रकार ने उठाया कि क्या ये जरूरी है कि अगर कोई मामला वक्फ से जुड़ा हुआ हो तो सिर्फ उसमें मुस्लिम ही रहेंगे, हिंदू किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, या हिंदुओं का होना उसमें अन्याय हो जाएगा? चलिए, आपने बहुत लंबा प्रश्न किया, उसका उत्तर भी तफसील से लीजिए प्लीज। पहली चीज तो ये कि जब कोई मंत्री पद पर होते हुए शपथ खाता है तो वो किसी धर्म विशेष का नहीं होता। क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किसी धर्म के मुख्यमंत्री हैं क्या? कपिश भाई, मैं रोक नहीं रहा हूं, लेकिन यही पॉइंट, अगर कोई हिंदू काम करेगा वक्त में, वो भी एक जिम्मेदारी के साथ काम करेगा ना? ना फिर ये लॉजिक तो वहां भी हो जाएगा। नहीं 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 हाँ। नहीं आयुष भाई, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है और दूसरा गवर्नमेंट के सहायता प्राप्त वक्फ बोर्ड है। जैसे दो तरह के स्कूल्स होते हैं, आप चलते हैं, उसमें एक सरकारी स्कूल होता है और दूसरा होता है मान्यता पर प्राप्त और सहायता प्राप्त। तीन तरह के स्कूल होते हैं। आप ये नहीं कह सकते जो मतलब जो शपथ लेके गया वो सही काम करेगा, जो शपथ नहीं ले रहा है वो सही काम नहीं करेगा, ये कैसे हो जाएगा कपिश भाई? नहीं नहीं, मेरी बात आप सुन लीजिए। देखिए आयुष भाई, आप जानबूझ करके बीच में टोक नहीं टोक नहीं रहा हूं मैं, बोलिए आप खूब अच्छे से जान रहे हैं कि जिसने इस देश की संविधान की शपथ लेकर के जनप्रतिनिधि बना और जनप्रतिनिधि बनने के बाद वो माननीय मंत्री बना, वो भी शहरी विकास मंत्री। प्रयागराज एक शहर है, उसके गवर्नेंस की कपिश भाई फिर कहेंगे मैं बीच में बोल रहा हूँ। कितने मंत्री, विधायक, सांसद क्राइम केसेस तक में दोषी साबित हुए शपथ लेने के बाद भी? अब मेरे से ज्यादा अनुभव रखते हैं। मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं कि अपराध अगर कोई कर रहा है तो वो पद का अपराधी नहीं है। वही कह रहा हूं, शपथ लेना गारंटी थोड़ी कि वो ईमानदार ही रहेगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि नहीं, शपथ की बात नहीं, आप फिर वही बात आप कह रहे हैं बार बार। आप एक प्रबुद्ध जीवी पत्रकार हैं, मास कम्युनिकेशन क्रॉस करके आए हुए हैं, कम से कम आप इतनी हट धर्मिता मत करें। मैं तो पूछ रहा हूँ, एक मंत्री, बोलिए अपनी बात रखिए। आप वक्फ बोर्ड से आप तुलना कर देंगे क्या? नहीं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आजम खान मुसलमान होकर उनके साथ न्याय कर रहे थे तो कोई हिंदू वक्फ बोर्ड के साथ न्याय क्यों नहीं कर सकता है? मैं ये पूछ रहा हूं। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि आपके घर में कपिल श्रीवास्तव झाड़ू क्यों लगाए? मुझे सिर्फ इतना जवाब दीजिए। वक्फ की संपत्ति मुसलमानों की संपत्ति है। ये दो कार्यों के लिए वक्फ बनाई गई, एक धर्मार्थ और दूसरा परमार्थ। कुंभ धर्मार्थ नहीं है? एक धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, धार्मिक कार्यों के निष्पादन के लिए, और दूसरा गरीब गुरबा या अन्य अपने तबके के, अल्पसंख्यक तबके के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। क्या बता रहे थे कि आजम खान ने कैसे इंसाफ किया मुस्लिम मंत्री होने के नाते या मंत्री होने के नाते एक धर्मार्थ कार्य कुंभ के साथ, और कैसे कोई हिंदू शख्स वक्फ बोर्ड में अगर होता है तो वो गलत है? कंपैरिजन बता रहे थे, बताइए। देखिए, बहुत स्पष्ट ही मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि आयुष भाई के घर में मैं झाड़ू लगाने नहीं। अरे सर, आप मेरे घर में झाड़ू क्यों लगाएंगे? आप आइए चाय पीजिए मेरे घर में। नहीं तो मैं यही कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी यही करने का काम कर रही है।
मस्जिद आप और मुझे ये बाजारों बताइए में कि धर्मेंद्र योगी यादव और आदित्यनाथ जी अखिलेश जिस यादव मत जाएंगे। के मठाधीश हैं, ना सुनिए लल्लू भाई, सुन लीजिए, योगी आदित्यनाथ जिस मठ के मठाधीश हैं उसमें कोई मुस्लिम आदमी को क्यों नहीं बना दे रहे हैं, या जिला बहुत अधिकारी सारे को रिसीवर मुस्लिम हैं क्यों उस नहीं बना मठ दे में। रहे? आप बताओ ना, रिसीवर क्यों नहीं बना दे रहे हैं? वो तो मुख्यमंत्री बने हुए, महंत का काम तो कर नहीं रहे हैं, तो क्यों नहीं आप बना देते हैं जिलाधिकारी को? देखिए ये सब बातें मतलब मत जो कीजिए। जमीनों के हकीकत ये डिस्प्यूट है का कि मामला है रत्नाकर सिंह हो वो भी या मस्जिद के अजय बराबर सिंह है हो, क्या? सुन ये लीजिए। कंपैरिजन भी सही है क्या कपिश भाई? मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि रत्नाकर सिंह साहब हो चाहे अजय सिंह साहब हो, एक बात मुझे बता दी, वक्फ बोर्ड में क्या संशोधन लेके आए हैं ऐसा कि जिसका संशोधन होना चाहिए? क्या खराब व्यवस्था है? एक बात। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि जो ये बरगला रहे हैं कि हम रेगुलेट करेंगे पुनः प्रॉपर्टी, क्यों करेंगे सर? जहां वक्फ क्रिएट है वहां आप क्यों करेंगे? ठीक है, कोई नई वक्फ क्रिएट तो नहीं हो रही है आपके सरकारी प्रॉपर्टी पे। और दूसरा, जब भू बंदोबस्त अधिनियम लागू हो गया सन 1952 में, जितनी अराजियात हैं वो सबका नक्शा बन चुका है, सबका अराजी नंबर पड़ चुका है, संक्रमणीय एक के अगर आप भूमिधर हैं तो वो भी पड़ा हुआ है, और जितने आपने ट्रांसफर किए वो भी बैनामे में पकड़ या चलिए ठीक है, कपिश भाई, 60 के जल्दी, हाँ, LRF जल्दी, के 60 के अंदर से वो दर्ज होता आया है। तो आपको समस्या किस बात की है कि कोई आदमी किसी को कह देगा कि कपिल श्रीवास्तव का घर वक्त का घर है तो हो जाएगा? कपिश जी एक सवाल था मेरा जो ये आप केवल कह रहे हैं, वक्फ प्रॉपर्टी कपिश पे ही जी, वक्फ बोर्ड काम करता कपिश है, जी, इसलिए बरगलाने का काम मत कीजिए। कपिश जी, सरकार की मंशा है वक्फ प्रॉपर्टी पे कब्जा करना। मुझे डॉक्टर सुनील बता दें कि जब अभी पब्लिक डोमेन में पूरी तरीके से नहीं है कि आज मंथन आज चिंतन सरकार क्यों कर रही है? कपिश जी एक सवाल था जो आपने उठाया, बड़ा अच्छा सवाल था। आपने ये कहा कि 1952 में लिया क्यों नहीं? अरे और ये मुझे बताएं कपिश जी, कहाँ है, किससे इन्होंने राय सुनना नहीं किया? चाहते। मैं ये कह रहा हूं कि आपने एक अच्छा सवाल कहा कि 1952 में एक पूरी एक्ट बात आया। आप फिर उसके बाद दीजिएगा क्योंकि और लोग नहीं दे पाएंगे। नहीं आप कपिश ही जी दे सकते हैं, कपिश जी, क्योंकि रत्नाकर अरे सिंह ये कपिश बताने जी के सुनिए, लायक नहीं अरे है। कुछ पूछ रहे हैं वो सुन लीजिए, डॉक्टर सुनील कुछ पूछ रहे हैं कपिश भाई। कपिश जी, जो आपने बड़ा अच्छा सवाल कहा कि 1952 में एक ऐसा एक्ट आया जहां भूमि का निर्धारण बड़ा अच्छे से कर दिया गया और सबके खतौनी में नाम आ गए। कोई संकोच तो नहीं है इसमें जो आप कह रहे हैं? तो 1952 के बाद, 1952 के बाद अराजी नंबर पर ये बकायदा नक्शा बना हुआ है बिल्कुल हर एक अराजी का, आप उसमें हिंड्रेंस नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, 1952 के बाद या 1955 के बाद 3 साल और लगा लीजिए आगे, और 7 साल लगा लीजिए, 1960 के बाद वक्फ बोर्ड ने इस देश में किसी भी जमीन को अपने कब्जे में लेने के लिए कोई आदेश नहीं दिया क्या कि ये हमारी जमीन है? जो उनकी जमीन है जिस पर पहले से डिस्प्यूट चल रहा है उसके लिए व्यक्ति कर सकता है। कहां तो हो गया होगा ना क्लियर? अरे 1952 से लेकर के जो एक्ट आया आपने कह दिया बंदोबस्त कर दिया एक्ट ने। अभी आपने भी देखा होगा, अभी भी आपने देखा होगा कि 2 राज्यों में कपिश, अरे आराम से इसमें बहस का मुद्दा नहीं है। उनका कोई पॉइंट है, सुन लीजिए कपिश भाई, कोई पॉइंट उनका सुनिए। 2 राज्यों में पूरे के पूरे गांव वक्फ बोर्ड ने कह दिया ये हमारे हैं और उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई एक कागज नहीं था उनके पास, और उन्होंने आदेश कर दिया कि इसका हम कब्जा लेंगे। तो ये ऐसे जब आदेश बीच बीच में आ रहे हैं तो क्या आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ये आप तो कम से कम देश को बताइए कि ऐसी परिस्थितियां कहीं कहीं देश के किसी कोने में निकल के आती हैं तो उनका अब सुन लेते हैं, अब कपिश भाई को सुन लेते हैं। हां बोलिए। पॉइंट टू पॉइंट लीजिए। हम लोगों ने कभी इस बात का विरोध नहीं किया कि ट्रिब्यूनल की जगह यह मामला जो है वो ट्रायल बाय कोर्ट, किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं किया। हम चाहते हैं कि अगर आप इस पर हैं तो ठीक है, आप अधिकरण पे ना जाएं, आप न्यायालय में ट्रायल के लिए लाएं संशोधन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां बात नहीं है, सरकार रिवीजन करना चाहती है पूरे वक्फ की संपत्तियों का। एक बात वो हर जगह ढूंढेगी, आप खुद देख लो कि इनसे पूछता हूं कितने मंदिर के अंदर आपको मस्जिद ढूंढनी है, मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने हैं, कोई ये रिपोर्ट बना करके नहीं देते हैं कि पूरे देश में किस किस मस्जिद के नीचे हमें मंदिर ढूंढना है, क्योंकि इनको डेवलपमेंट नहीं करना है।
इनको हिंदू मुसलमान की कहानी बना के कपील कुछ जी ना कौन- कुछ किसी नहीं, मंदिर कपील जी, मस्जिद का कहाँ बनाया सरकार जाता गई है? इसीलिए सरकार कहाँ गई है कपील जी? चलिए ठीक है, मैं आऊंगा सरकार कहाँ गई है? ये तो देश का संविधान हर व्यक्ति को इजाजत देता है। ज़ेबा खान जी मेरा सवाल आपसे है। ज़ेबा खान जी, अगर पब्लिक डोमेन में आया नहीं कि विधेयक में प्रावधान, कपिश भाई ठीक है, प्रावधान क्या है, तो फिर विरोध किस पॉइंट पर हो रहा है? सरकार की मंशा पर सवाल किस आधार पर उठाया जा रहा है? पहला सवाल। और वक्फ कानून जिस भी परिस्थिति में आजाद भारत में बना, अब आज की तारीख में मांग की जा रही कि सनातन बोर्ड भी बनाइए। जैसे वक्फ बोर्ड बना है वैसे सनातन बोर्ड भी बना दीजिए। तो अगर मुस्लिम आबादी के लिए वक्फ बोर्ड है, लैंड डिस्प्यूट्स के लिए, तो सनातन बोर्ड भी बना दीजिए। इस पर भी क्या आप लोग समर्थन करते हैं क्या, या दोहरा रवैया क्यों हो दो अलग अलग समुदायों के साथ? हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आप सनातन ये बनाइए, लेकिन वक्फ जो बिल है, हमारा कानून है और बोर्ड है, इस पर भाजपा सरकार का नुक्ताचीनी और इंटरफेरेंस वो बर्दाश्त नहीं है। और आप बार बार बोल रहे थे, पहले भी अमेंडमेंट होते रहे हैं, 2013 में भी हुआ है। तो बात यह है कि 2013 वाली सरकार की नियत पर हमें शक नहीं था। वो पूरे देश की सरकार थी और हर जनता की सरकार थी, हर गरीब अमीर पिछड़े की सरकार थी। लेकिन आज जो सरकार बैठी है, ये सिर्फ पूंजीपतियों की मित्र है और चंद लोगों की सरकार है। कौन सी सरकार ज्यादा बड़ी थी जनता की? नरसिम्हा राव वाली जिन्होंने संशोधन किया, या डॉक्टर मनमोहन सिंह वाली? दोनों ने संशोधन किया, तो जनता से जुड़ा किसका ज्यादा था? देखिए, मैं ये बताना जो बोल रही हूँ पहले उसे सुन लीजिए। मैं ये बताना चाहती हूँ, भाजपा सरकार जो है देश की जनता के लिए और देश की जनता के हितों से इनको कोई मतलब नहीं है। मैं वही पूछ रहा हूँ, किस पॉइंट पर आपकी आपत्ति है? ना ही मुसलमान से, इन्हें बस एक मुद्दा चाहिए हिंदू मुसलमान का, जिस पर डिबेट हो और देश की जनता को गुमराह करते रहे। किस पॉइंट पर आपत्ति है ज़ेबा जी? किस पॉइंट पर आपत्ति है? बेसिक मुद्दे हैं जो देश की जनता को बेरोजगार, अरे आपकी सरकार जाते जाते वक्त पर संशोधन करके गई ना। मनमोहन सिंह जी की सरकार जाते जाते वक्त को और मजबूत करके गई ना ज़ेबा जी। आत्महत्या करता मनमोहन सिंह की सरकार भी जाते जाते वक्त को और मजबूत करके गई कि नहीं गई, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो अगर वो संशोधन कर सकते हैं तो बीजेपी क्यों नहीं कर सकती, मैं ये पूछ रहा हूँ। और आपको कैसे पता है कि क्या क्या प्रावधान है, किस प्रावधान पर आपको आपत्ति है जब पब्लिक डोमेन में है नहीं बिल? सरकार के काम पर और भाजपा सरकार के काम में बहुत फर्क है। भाजपा सरकार जो काम करती है वो सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए और अपने पूंजीपति मित्रों के हित को लेकर आपको किस पॉइंट पर आपत्ति है ज़ेबा जी? जनता के लिए काम करती थी। संशोधन विधेयक पर आपको क्या लग रहा है कि एक पॉइंट जिससे मुसलमानों के लिए खतरा है, क्या है ऐसा? क्या आपने सुन लिया या किसी ने बताया? कांग्रेस सांसद ने, कोई वक्त की जेपीसी में रहा हो? नहीं, कोई बताएगा कि उस कांग्रेस सांसद कोई क्यों बताएगा, हम खुद जान रहे हैं। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, किस पॉइंट पर आपत्ति है? किसी भी तरह का इंटरफेरेंस जो भाजपा सरकार का है और जो अमेंडमेंट हो रहा है, ये हमें पसंद नहीं है। कुछ भी उसमें नहीं पसंद है। बस एक वक्त ऑटोनोमस बॉडी तो है नहीं कि देश से बाहर है। पसंद और नापसंद से देश की सरकार। कुंवर अजय जी, ठीक है, कुंवर अजय जी, कुंवर जी, आपके पसंद और नापसंद से देश की सरकार। जेपीसी का जब गठन हुआ तो क्या हर सदस्य से और वक्त जो संशोधन हो रहा है, हर टॉपिक पर बात किया गया, विस्तार से बात की गई, चर्चा हुआ, विस्तार से चर्चा भी नहीं हुआ है। ठीक है, 6 महीना। ठीक है, कुंवर अजय जी, क्या मुस्लिम वोट बैंक को लेकर जेडीयू को कोई डर है? किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। जेडीयू के साथ राष्ट्रभक्त मुसलमान आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। ये तथाकथित जो लोग हैं, जो झूठे मुसलमानों के अंदर भय फैला रहे हैं, इन्हें स्वयं नहीं मालूम कि गरीब मुसलमान ही 1000 मुसलमान गरीब जो शोषित वंचित हैं, उन्होंने वक्फ के खिलाफ एप्लीकेशन दिया था और उसी पे कार्रवाई शुरू हुई। मैं आऊंगा, रत्नाकर जी जुड़े हैं जो उत्तर प्रदेश में केवल एक ट्रिब्यूनल है और जो मेरठ का गरीब मुसलमान है वो लखनऊ सुनवाई के लिए कैसे आएगा? वक्फ बोर्ड उसके जमीन को बोल देगा मेरा है और उसको सुनवाई के लिए लखनऊ आना पड़ेगा। तो ज़ेबा जी को नहीं मालूम, यूपी का हिंदू भी जो गाजियाबाद का है वो लखनऊ ही जाता है, लखनऊ ही जाता है, इलाहाबाद ही जाता है। यही चीज यहाँ बताना है कि ट्रिब्यूनल के लिए उसे लखनऊ आना पड़ेगा। अब अगर वो न्यायालय में सुनवाई हो जाएगी तो अपने तहसील में उसके खिलाफ मुकदमा कर सकता है।
ये हम भाई कपिल जी को भी बता रहे हैं, और इस पे इन लोगों को एतराज नहीं होना चाहिए। गरीब मुसलमानों के ही हक दिलवाने की कपिल बात जी है। लखनऊ इलाहाबाद दोनों से नजदीक है इसलिए आप मुस्कुरा रहे लोगों को हैं। गरीब खैर वो मुसलमानों की बात फिक्र है। है। एक देश के गरीबों गरीब को जनता उनका की हक मिल फिक्र सके, है। गरीब मुसलमानों को देश उनका हक के मिल गरीब सके, जनता की और गरीब मुसलमान समाज की महिलाओं फिक्र का है। उनको ठीक है हक जेबा मिल जी सुन सके, लीजिए, सुन लीजिए। इसी के लिए इसमें परिवर्तन लाया जा रहा है। बहन जेबा जी को मालूम होना चाहिए, पूरा देश और इस पे इन जानता है, लोगों को पूरा एतराज नहीं विपक्ष होना चाहिए। जानता है, और सब जानते हैं, दो मिनट बोलो इसलिए मौसी। परिवर्तन लाया जा रहा है। नहीं ले आए। ठीक है आखिर ये सब दो जानते हैं। ठीक ठीक इससे रत्नाकर जी सीधी हुई रत्नाकर बात जी नहीं है कि रत्नाकर जी हिंदू बहनें परिवर्तन हमारी किसलिए लाया बहनें जा दखल देने की कोशिश आप लोग जानबूझकर कर रहे हैं। धर्म का मामला है उसमें आप दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं देखिए आयुष जी, अभी आपने हमारी जो बहन बैठी है यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की, उनसे पूछते रह गए कि एक भी आप पॉइंट बता दीजिए जिसपे कि आपको ऑब्जेक्शन है, तो ये बता नहीं पाए। इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सिर्फ मुसलमानों को भड़काने का है। चाहे कांग्रेस को, मैं चाहे कपिल जी आऊंगा, सुन समाजवादी लीजिए एक बार सुन लीजिए, वो लेट जुड़े हैं। रत्नाकर जी बीच में हमारे साथ नहीं थे, एक बार सुन बड़े लीजिए। ज्ञानी है, बीच रत्नाकर बीच जी में बोलते हैं। नहीं आपस में नहीं बोलिएगा, आपस में नहीं बोलेंगे आप लोग, बोलिए रत्नाकर जी बोलिए। कपिश भाई प्लीज, कपिश भाई प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार। पूछ लीजिए कि क्या कपिश भाई कपिश भाई कपिश भाई कपिश भाई ठीक है ठीक है, एक बार उनकी बात सुन लीजिए, एक बार बात सुन ज्ञान का लीजिए। अगर भंडार है तो सुन के जवाब दीजिए। ठीक है बोलिए बीच में बोलिए टिपी-टिपी बोलिए का रत्नाकर जी बोलिए। मतलब नहीं। हाँ, आपने अभी तक मैं यही कपिश कह भाई रहा प्लीज, कपिश भाई एक बार सुन लीजिए। किस पॉइंट पर आप लेकर के आ रहे हैं? ठीक है आप अपनी तैयारी पूरी करके आया कीजिए। ठीक है रत्नाकर जी बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूँ नहीं आपस में मत करिए, आप डिबेट मत करिए। अरे आपस में मत करिए, पर्सनल मत करिए, वैचारिक लेवल पर रहिए। कि हमको ठीक है, ठीक है, ठीक है। लगातार और जितनी जानकारी वक्त बोर्ड पे रखता हूँ शायद आप रत्नाकर पढ़ के नहीं नहीं आए आपस में करना ही नहीं, मैं करने ही नहीं दूंगा आप लोगों को। मेरे सवाल का जवाब दीजिए अरे भाई, रत्नाकर मैं जी। मैंने सवाल पूछा क्या ये धार्मिक मामलों में दखल है? कपिश भाई कपिश भाई कपिश आप भाई मुझे बताओ कि क्या एक्ट में आपको लगता है कि जो सही नहीं है, जिसको आप संशोधित करना पिछले चाहते हैं? 13 से 14 सालों में यही वक्त की संपत्तियां दोगुनी कैसे हो गई? दान में अगर 1954 की बात कह रहे हैं तो 14 साल में कैसे दोगुनी हो गई संपत्तियां, जरा बता दीजिएगा आप। अरे महाराज, और सब ये आपको कांग्रेस मालूम ही नहीं है पार्टी, क्या? अरे तो सुनिए कि तो वक्त महाराज, create करने जवाब का है अधिकार नहीं, आपके जवाब भी है समय में नहीं, है। टिर्र कोई पिर्र मुस्लिम करना है अपनी खाली। संपत्ति को मुझसे वक्त खूब बना दे सकता है, देंगे, दान दे जान सकता लगा है। देंगे। धर्मार्थ कार्य अरे के लिए भैया भी, मुसलमानों परमार्थ के कार्य के कितने लिए बड़े भी। हितैषी पड़ हैं गई आप, मुसलमानों संपत्ति, के इसमें कितने कौन सी बड़े बड़ी बात है? हितैषी हैं आप, वो तो दिख आप रहा है। हमें बताओ, क्या आजम दान देने वाली औरंगजेब संपत्ति को नहीं बढ़ महान रही है बनाने क्या? का काम कर रहे हैं यह आप, संपत्ति राणा और सांगा ट्रस्ट नहीं को बढ़ रहा गद्दार है क्या? बनाने का काम कर रहे हैं आप आप, बताओ ना, सलार गाजी को ट्रस्ट संत बनते हैं कि बताने का नहीं काम हिंदुओं कर के? रहे हैं आप लोग अरे भाई, कितने हिंदू ट्रस्ट बनते हितैषी हैं हैं कि सब नहीं, ये जानते हैं बताइए पूरे ना। देश में, ट्रस्ट पूरे पहले देश से में कैसे लोग बढ़ गए? जानते जब हैं आपसे पूछे कि कितने ट्रस्ट बड़े कैसे बढ़ हिंदू गए? हितैषी हैं तो आप आप लोग। कैसे बताएंगे? सिर्फ अरे कानून है सिर्फ ट्रस्ट वोट लाने की का। राजनीति, भाजपा के खिलाफ नहीं, नहीं, आप मुसलमानों को बता नहीं पा रहे बतलाने हैं। का, आप संशोधन बता नहीं भड़काने पा रहे का, हैं उकसाने कि का आप काम वक्त करना, किस यही भाग में राजनीति है संशोधन आप चाहते लोगों हैं, क्यों की। चाहते हैं? यही आपकी राजनीति मंशा है क्या आप है, ये लोगों बता की दीजिए भाई पूरे साहब। चलिए ठीक है बताइए, यही ठीक है राजनीति रत्नाकर जी, मैं आपके पास से आ रहा हूँ, मैं आपके पास से आ रहा हूँ। डॉक्टर सुनील मेरा सवाल आपसे ही है दोनों चीजों पर। एक तो चैलेंजेबल क्या वो कोर्ट में था, ट्रिब्यूनल का डिसीजन। मैं जेबा जी प्लीज 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 डॉक्टर सुनील मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। बस एक मिनट। मैं नहीं सुनना पड़ेगा इसके बाद बोल लीजिएगा, इसके बाद बोल लीजिएगा, इसके बाद बोल लीजिएगा, इसके बाद बोल लीजिएगा। डॉक्टर सुनील मेरा सवाल तो सुनिए पहले। एक तो ये दिक्कत थी कि ट्रिब्यूनल का जो फैसला है वो अंतिम है, उसको हाई कोर्ट या किसी भी सुपीरियर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था, ये एक आरोप लगातार लगा रहा। दूसरा सवाल ये भी है कि वक्फ की संपत्तियों का जो दायरा है, हमने देखा कि शत्रु संपत्ति को लेकर भारत में ये था कि ऑटोमेटिक ट्रांसफर हुआ, वो वक्फ को गया। दूसरी तरफ हमने देखा कि बॉर्डर उस पार जो भी इस तरह के केसेस थे उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया। उस तरह की चीजें ना हो ये तो जरूरी है ही हमारे यहाँ, लेकिन क्या उसके पैरेलल सनातन बोर्ड के मुद्दे को लेकर जो मांग चल रही है उस पर भी फिर काम नहीं होना चाहिए था उसी समय? नहीं देखो, मुझे लगता है कि ये समाधान नहीं आया इससे कि उनको दिया है अधिकार उतना ही हमें अधिकार देते हैं। नहीं, फिर आप कन्विंस किस आधार पर कर रहे हैं? कन्विंस देखो, जो देश संविधान से चलेगा ना, अब संविधान में ऐसा नहीं कि एक वर्ग को आपने खास बहुत अधिक से अधिक आपने अधिकार दे दिए, वो नहीं चलेगा ना, आपको उनको भी समझना पड़ेगा। जब से एक्ट बना, मैं रुक रहा हूँ माफी के साथ, जब साधु संत इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं या मंच से आते हैं कि भैया वक्फ का मामला, मुस्लिम लोग वहां पर हैं और मुस्लिम सदस्य हैं, वो देख रहे हैं जो भी लैंड डिस्प्यूट है, तो सनातन का मामला भी इसी तरह से हो। कोई साधु संत तो ये नहीं कह रहा कि फलाने कोर्ट में फला धर्म का जज है, वो हमारे केसेस नहीं, वो अब फिर क्या होगा उसमें कि सनातन बोर्ड भी कह देगा मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल पूछ मैं रहा हूं, वही कह रहा हूं, वो कह सकते हैं मैं वही दिक्कत सनातन बोर्ड कह देगा ये जमीन हमारी है, जैसे वक्फ बोर्ड का देता है कि एक लेटर जारी किया आपको, कह दिया कि ये जमीन हमारी है, फिर हमारा भी अपील कहीं नहीं होगी। फिर क्या होगा जनमानस का? पूरे गांव के गांव ऐसे ही हो जाएंगे। किसी मस्जिद को उन्होंने कह दिया ये हमारी जमीन है,
जैसे भी आएगा संसद के ऊपर आएगा, संसद हमारी जमीन पे, वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी हुई है। ये समाधान नहीं है। समाधान ये है कि निश्चित तौर से संविधान के दायरे में रह करके सबको काम करना पड़ेगा। और संविधान का दायरा क्या है कि जो भी जमीन दान दी गई है, क्या जब से बिल बनाए तब से लेकर अब तक गरीब मुसलमानों के लिए काम हुआ है कि नहीं हुआ है? स्कूल कॉलेज बने, हॉस्पिटल बने, मेडिकल कॉलेज बने, जो गरीब हैं जिनके पास मकान नहीं है, रहने के लिए मकान दिए गए, निश्चित तौर से वो होना चाहिए। और एक मुझे लगता है यदि मुस्लिम पक्ष ये बात रखे तो उसमें सरकार को विचार करना चाहिए। 1 रुपया हिंदुओं के लिए खर्च नहीं होगा, 1 इंच जमीन हम हिंदुओं के उद्धार के लिए, सम्मान के लिए नहीं देंगे, बात मानी जाएगी। लेकिन यदि वो जमीन मुसलमानों के लिए ही यूज में आएगी, मुसलमानों के लिए वो जमीन होगी, तो इसमें विरोध किस बात का होना चाहिए? विरोध इस बात का है कि अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कहता है वो आप मानेंगे, जमीन है जहां हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाला लैंड डिस्प्यूट है, वक्फ वर्सेस नॉन मुस्लिम वाला, फिर उस पे तो दिक्कत है, उनको शिकायत है उनकी। नहीं, जैसे आपकी डिबेट में अभी मैं थोड़ा सा कह नहीं पा रहा था, फिर मैं कह रहा हूं, जैसे आपने कहा कांग्रेस की नेता से कहा किन बिंदुओं पर आपत्ति है, वो नहीं बता पाई। फिर कपिश जी ने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता से आप किन बिंदुओं में बदलाव करना चाहते हैं, आप बताइए। है किसी के पास क्योंकि पब्लिक डोमेन में नहीं है कुछ नहीं। उन्होंने आप बदलाव करना चाह रहे हैं, वो मुद्दा बताइए। आप क्या बदलाव आ गया है सरकार ले, वो भी आपके पास नहीं है। केवल मुझे लगता है जो देश में माहौल का मौका तो ये दे कांग्रेस, जो देश में माहौल बनाया जा रहा है, निश्चित तौर से दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात मैं तो ये कहूंगा, मैं तो केंद्र सरकार से ये अपील करूंगा कि इस बिल को लाने से पहले एक श्वेत पत्र लेके आए, और जब से ये कानून बनाए तब से लेकर के अब तक इस कानून के दायरे में क्या क्या देश में हुआ, ठीक है, देश के सामने आ जाना चाहिए। ज़ेबा जी, विरोध आखिर किस आधार पर है? सी का विरोध किया, कितने लोगों की नागरिकता चली गई, बजाय कि दंगे ही हुए, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। रत्नाकर जी अभी बोल रहे थे कि वक्फ बोर्ड का जो प्रॉपर्टी है वक्फ की, वो दुगनी हो गई, जो भी XYZ। तो हमें डर इनके इसी नियत से, जो दिल की बात है ना वो जबान पर आ ही जाती है। ठीक है, अगर नियत साफ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनकी नियत अच्छी नहीं है ना। जो आज देश में हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है, भाजपा का मुद्दा। देखिए रत्नाकर जी जब बोल रहे थे मैं सुन रही थी, और इनको भी रत्नाकर जी बारी बारी से बोल लेते हैं, वक्त थोड़ा सा कमी है। ठीक है, आखिरी के 60 सेकंड में 30 सेकंड आप बोलिए, 30 सेकंड आप बोलिए। ठीक है ज़ेबा जी, रत्नाकर जी 20 सेकंड वो बोल रहे हैं, 20 सेकंड आप बोलिएगा, इतना ही वक्त। अगर बहस करेंगे तो फिर खत्म होगी। जब नेशनल चैनल्स पर ठीक है ज़ेबा जी, अब मोरालिटी पर बात नहीं करेंगे, मुद्दे पर जल्दी आइए। हाँ, उम्मीद कर ले इनसे, ठीक है। यहाँ पर जलील करना है, दबाना है, प्रॉपर्टी को हड़पना है और कमजोर करना है। रत्नाकर जी, जमीन हड़पने की कोशिश, कुछ नहीं है। और देश को गुमराह करना है, देश को गुमराह। अब उनको भी सुनिए ना, उनको भी सुनिए। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड के माध्यम से किस तरह से मजहबी जमींदारी प्रथा को की शुरुआत की थी, और उसने असीमित तकिया देगी, जिससे कि सरकारी संपत्तियों पे अवैध कब्जा किया गया। अब बताइए, संसद हमारा वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, कागज दिखा दीजिए। अब बताइए, हमारा एयरपोर्ट वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, कागज दिखा दीजिए। मेरठ के पास एक जगह है हाशिमपुरा, वहां मुस्लिम नमाज पढ़ने जा रहे थे, उनको उठाया गया और एक ट्रक में भरा गया, PSC के जवानों ने गोली मार दी थी। खोजिएगा सरकार किसकी थी उस समय। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। वक्फ संशोधन विधेयक बजट सत्र के इसी हिस्से में पेश किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर यह जिक्र किया है। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पहले अलविदा की नमाज के दिन काली पट्टी बांधकर विरोध करवाया गया, और इसी तरह से विरोध को लेकर AIMPLB ने ईद की नमाज पर भी तैयारी की है। प्रदर्शन कितना होता है, विरोध कितना होता है, और वक्फ संशोधन विधेयक में प्रावधान क्या होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा या विधेयक बताएगा।